यह कहानी शुरू होती है एक क्रूर राक्षस से जो अपने सिंहासन पर बैठा है। उसका नाम किम जांग चोल है, एक साधारण ग्रेजुएट छात्र कोरिया में। खैर, वो हुआ करता था, बस कल ही वो अचानक अपने पसंदीदा गेम का अंतिम बॉस और दानव राजा क्राटोस बन गया। बहुत ही घिसा-पिटा क्लिशे है ना। जांग चोल ने फिर गेम पैलेडिन ऑफ ब्लड के बारे में समझाना शुरू किया। उसके अनुसार इस गेम का उद्देश्य था एक प्राचीन नायक को जगाना जो गहरी नींद में सोया था, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोक लिया। इस वक्त हम दर्शकों को ये बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी उसके सामने और भी बड़ी समस्याएं थीं। कुछ सेकंड बाद एक आदमी महल में दाखिल हुआ और उसे लॉर्ड क्रेटोस कहकर संबोधित किया। ये दानव ज़ेफोस था, जो लेवल 15 का एक सहायक था। उसने बताया कि युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राक्षसी जीव बाहर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उनमें से एक खास तौर पर बहुत उत्साहित था, लेवल 534 का दानव औरत, जिसे द प्रिंस हु ड्रिंक्स ब्लड कहा जाता था। वो आज के आक्रमण से अपनी भूखमरी खत्म करने की योजना बना चुका था। दूसरी थी कोल्ड मोनार्क सीरी, लेवल 531, जो उस दर्द को साझा करती थी कि उसे एक बंजर भूमि में जन्म लेना पड़ा और अपनी ही जाति को खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वो एक स्थायी विरासत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। फिर थे आर्च ड्यूक ऑफ फॉगहार्क, लेवल 555, और ब्लैक बोल्डर टायरेंट बेल, लेवल 539। ये सभी राक्षस युद्ध के आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंततः हमारे नायक ने पूरी सेना को संबोधित किया। डीमन आर्मी, ध्यान दो। चारों कमांडर गर्व से खड़े हो गए। मैं क्राटोस आदेश देता हूँ कि सभी राक्षस अब से। उसके मुंह से धुआं निकलने लगा जैसे ही उसने बोलना शुरू किया। चारों खूनी राक्षस और अधिक अधीर हो गए, अपने राजा के अगले शब्दों की प्रतीक्षा करने लगे। तभी लॉर्ड क्रेटोस ने पूरी दृढ़ता और भयावह रूप से आदेश दिया, युद्ध बंद करो और UHM अब से खेती शुरू करो। सब दंग रह गए और जाहिर है वे पूरी तरह पागल हो गए उग्र प्रतिक्रियाओं के साथ। लॉर्ड क्रेटोस को कोई पछतावा नहीं हुआ और वो बस चिल्लाते रहे, लेकिन जांग चोल के दिमाग में वे सब बेहद डरावने लग रहे थे। F4 के मुंह खुले के खुले रह गए। शायद वे हमारे नायक के भयानक चेहरे से डर गए थे, लेकिन असली बात ये थी कि हमारे नायक को इस गेम में युद्ध छेड़ने के परिणामों का पूरा एहसास था। दूसरी ओर कहीं और कोई व्यक्ति किसी चीज से बाहर आता दिखा। फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि खिलाड़ी अपनी 20वीं प्लेथ्रू में था। अचानक एक रोशनी उस व्यक्ति पर चमकी। वो था लेवल 9990 का खिलाड़ी एजिड किमची, जिसे क्राटोस अपनी मृत्यु का कारण मानता था, और मुझे शक हो रहा था कि वो शायद कोई ड्रेस पहने हुए था। तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं कि हमारे नायक की असली जिंदगी क्या थी, इससे पहले कि वो इस गेम में फंस गया। अपनी असली जिंदगी में किम जांग चोल एक ग्रेजुएट छात्र था जो खेती की पढ़ाई कर रहा था और एक बहुत ही अमीर किसान बनने का सपना देखता था। उसके अनुसार वो एक जीनियस था, इसलिए उसने अपना कोर्स बहुत जल्दी टॉप कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद उसके प्रोफेसर ने उसकी तारीफ की और उसे अपने लिए एक थीसिस लिखने के लिए कहा, इस बहाने कि इससे जांग चोल को बहुत फायदा होगा। एक और प्रोफेसर ने उसे अपने प्रोजेक्ट में मदद करने को कहा और एक और व्यक्ति ने उसे खेत जोतने का आदेश दे दिया। धीरे धीरे जांग चोल नंबर 1 गुलाम बन चुका था। जब थकान हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपनी जिंदगी पर सवाल उठाया, मैं ही सारा काम कर रहा हूँ और प्रोफेसर लोग सारा क्रेडिट ले जा रहे हैं। वो गुस्से में चिल्लाया, मैं इन सबको मार डालना चाहता हूँ। उसका डोपामिन खत्म हो चुका था और वो पागल हो रहा था। डोपामिन बूस्ट पाने का उसके पास बस एक ही तरीका था, गेम खेलना। लेकिन वो कोई भी साधारण गेम नहीं था, बल्कि एक बेहद मुश्किल और कठिन गेम था जिसमें लेवल बढ़ाना आसान नहीं था। कोई भी खिलाड़ी इसे 19वीं बार क्लियर नहीं कर पाया था। वो उपलब्धि की भावना इतनी बुरी तरह महसूस करना चाहता था कि उसने बिना सोए लगातार ये गेम खेला। पहली बार, फिर दूसरी बार और फिर लगातार 10वीं बार तक। अंततः वो पहला व्यक्ति बन गया जिसने पैलेडिन ऑफ ब्लड को 19वीं बार क्लियर किया। वो खुश था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन गया, लेकिन उसकी हालत बेहद जर्जर हो चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि 20वीं प्लेथ्रू बिल्कुल नर्क जैसी कठिन होगी। उसे पहले लेवल अप करना था, फिर इसे ट्राई करना था। वो पागल हो रहा था, बार बार कह रहा था कि वो लेवल अप करेगा और वो सबसे ताकतवर है। उसका किरदार लेवल 9990 तक पहुंच चुका था और उसके पास गीगाचाद उपकरण थे। अगर देखा जाए तो मैक्स लेवल 99,999 था, इसलिए उसने अब और लेवल बढ़ाने का विचार छोड़ दिया। उसे इस मुकाम तक पहुंचने में कई साल लग गए थे। अब वो अपनी 20वीं प्लेथ्रू शुरू करने वाला था। जैसे ही उसने बटन दबाया, स्क्रीन अचानक चमक उठी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसकी आत्मा स्क्रीन के अंदर समा रही थी। फिर वो टीवी में प्रवेश कर गई और आसमान में एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। उसकी आत्मा बेहद तेज गति से यात्रा कर रही थी। वो अपना शरीर हिला नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। उसने खुद को शांत रहने और अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए कहा। उसने नोट किया कि वो इस वक्त नीले रंग का है, यानी ये उसकी आत्मा है। उसने अंदाजा लगाया कि जब वो गिरेगा तो शायद मरेगा नहीं। तभी उसने टावर ऑफ लाइफ देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह पैलेडिन ऑफ ब्लड गेम में प्रवेश कर चुका है। फिर उसने टूम ऑफ द पैलेडिन देखा और बेहद उत्साहित हो गया कि वो अपने चरित्र एजिड किमची के शरीर में प्रवेश करने वाला था, जो लगभग मैक्स लेवल पर था। उसने सोचा कि अब उसकी अजेय और असीम शक्ति वाली जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन जैसे ही उसने अपने किरदार को सोते हुए देखा, कुछ बदल गया। उसका किरदार एक गठीला सुनहरे बालों वाला आदमी था, जो मैजिकल गर्ल की पोशाक
पोशाक पहने हुए था और उसके हाथ में एक हार्ट शेप्ड वॉन्ड थी जिसमें पंख लगे हुए थे। अब जब उसने इसे देख लिया तो उसे एहसास हुआ कि वो ऐसा नहीं बनना चाहता था। तभी उसकी आत्मा दूसरी दिशा में चली गई। उसे नहीं पता था कि अब वो कहाँ जा रहा है। फिर उसने डीमन लॉर्ड को सिंहासन पर बैठे देखा। वो यह नहीं चाहता था, लेकिन उसी क्षण उसने डीमन लॉर्ड क्राटोस के शरीर को अपना लिया। उसने गुस्से में कहा, यह सब पागलपन है। उसका चेहरा परेशान दिख रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने वहाँ एजेड किमची को देखकर वो बेवकूफी भरा विचार न किया होता तो वो सबसे ताकतवर किरदार बन चुका होता। उसे खुद पर बेवकूफी महसूस हो रही थी। तभी उसका सहायक ज़ीफुस दरबार के गलियारे में आया। उसने सुना कि कोई कह रहा था कि क्राटोस निश्चित रूप से कमजोर हो गया है। क्राटोस ने दरवाजे की तरफ देखा कि यह बात कौन कह रहा है। फिर उसने सुना कि कोई कह रहा है कि क्राटोस डर गया और उसने हमला रोक दिया। ये सभी जनरल थे। अशूरा ने सुझाव दिया कि वे सब मिलकर क्राटोस का सिर काट दें और फिर राजगद्दी की सत्ता आपस में बांट लें। उसने तर्क दिया कि क्राटोस ने भी पिछले डीमन लॉर्ड का सिर काटकर राजा की गद्दी हासिल की थी, लेकिन अगर क्राटोस कमजोर नहीं हुआ तो उनमें से दो को गंभीर चोटें आएंगी या फिर वे मर सकते हैं। सेरी ने अशूरा से कहा कि अगर वो ढाल बनने को तैयार है तो वे इसे आजमा सकते हैं। अशूरा गुस्से में आ गया और धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वो सेरी को मार देगा। इस बीच बेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे बस भूख लगी थी। अशूरा ने बाकी जनरल्स को चुनौती दी कि अगर डीमन लॉर्ड कमजोर पड़ गया है तो वे क्या करेंगे। तीनों ने जवाब दिया कि अगर ये सच है तो वे उसे मार डालेंगे। फिर भी बाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस भूखा था। ज़ीफुस दरवाजे के बाहर था। उसने क्राटोस को रिपोर्ट दी कि उनकी सेना का मनोबल पूरी तरह गिर चुका है। उसने विस्तार से बताया कि सेना में कई लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और नरभक्षण कर रहे थे। कुछ लोग बिना बताए दानवों की भूमि छोड़कर चले गए। उसने यह भी बताया कि चारों महान राक्षसी जनरल बेहद गुस्से में हैं और उनका मानना है कि क्राटोस कमजोर हो चुका है। वे मिलकर उसका सिर काटने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर क्राटोस कांप गया। उसे पता था कि अगर चारों ने मिलकर हमला किया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। संक्षेप में, अगर वो कमजोर दिखेगा तो उसकी मौत तय थी। तभी उसने एजेड किमची के बारे में सोचा। चूँकि उसने उसके शरीर को हासिल नहीं किया तो क्या वो अभी भी लाश के रूप में पड़ा था। ये सोचकर उसे महसूस हुआ कि इंसानों की दुनिया पर आक्रमण करना बेहतर होता। फिर ज़ेफोस ने जनरल एजिया द्वारा भेजी गई एक वीडियो क्लिप दिखाई। ये टूम ऑफ द पैलेडिन का दृश्य था जिसमें एजेड किमची दानवों को मार रहा था। वीडियो में एक दानव डर से कांप रहा था और मदद की भीख मांग रहा था। उसने जोर से चीख मारी जब एजेड किमची ने उसकी आंखें निकाल दी। क्राटोस ने देखा कि एजेड किमची किसी पागल हत्यारे की तरह खेल रहा था। उसे एहसास हुआ कि इंसानों पर हमला करना बिल्कुल बेकार होगा। उसने तय किया कि वो इस स्थान को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो वो कमजोर दिखे और चारों महान जनरल उसे मार डालें, या फिर वो इंसानों की दुनिया में घुसे और एजेड किमची उसकी आंखें निकालकर उसे मौत के घाट उतार दे। क्राटोस रोने वाला था। उसने शिकायत की कि उसे इस दुनिया में क्यों लाया गया। उसने दावा किया कि यहाँ उसे खुशी नहीं मिल सकती, बस मरने के अलग अलग रास्ते थे। अब उसके पास बस एक ही उपाय था, खाद्य संकट को हल करना और दानवों को शांत करना। ज़ीफुस ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। क्राटोस ने पहले कहा माफ करना, फिर जवाब दिया मैं कुछ जमीनें देखने जा रहा हूँ, खेती के लिए। ज़ीफुस को माफ करना सुनकर झटका लगा। क्राटोस ने उससे पूछा कि क्या गलत हुआ। ज़ीफुस ने जवाब दिया कि क्राटोस एक आत्ममुग्ध अहंकारी व्यक्ति है जिसके पास बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है, इसलिए उसके मुंह से माफ करना सुनना बेहद डरावना और घिनौना था। उसने क्राटोस से कहा कि वो दोबारा ऐसा न करे। अंदर ही अंदर क्राटोस सोच रहा था कि ज़ीफुस को अचानक क्या हो गया। क्या वो उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था? उसे नहीं पता था कि ज़ेफोस किसी खास तरह का किरदार निभा रहा था या नहीं। ज़ेफोस केवल एक बार डीमन लॉर्ड के खिलाफ युद्ध से पहले दिखाई दिया था, वो भी बिना किसी विशेष भूमिका के। लेकिन यही कारण था कि वह उस समय काफी लोकप्रिय किरदार बन गया था। उसकी प्रसिद्ध पंक्ति थी, ओ महान पैलेडिन, डीमन लॉर्ड अब और लड़ना नहीं चाहता, कृपया वापस चले जाइए। इसके बाद एजेड किमची ने उस पर हमला कर दिया। तब ज़ेफोस की आखिरी पंक्ति थी, डीमन लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी रक्षा करने के लिए बहुत कमजोर निकला। इसी कारण खिलाड़ियों को लगा कि वो या तो डीमन लॉर्ड के प्रति बहुत वफादार था या फिर वो उसे सच में सम्मान देता था। अब ज़ेफोस ने क्राटोस से कहा कि उसकी इस बार की गलती अभूतपूर्व थी। उसने पहले कभी किसी ऐसे डीमन लॉर्ड को नहीं देखा था जिसने अपनी सेना का इतना अधिक विश्वास खो दिया हो। क्राटोस को ज़ेफोस बहुत ज्यादा परेशान करने वाला लग रहा था। फिर ज़ेफोस ने अपनी नोटबुक निकाली और कहा, आप राक्षसों की भूमि में खेती करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता था कि आपकी याददाश्त कबूतरों जितनी कमजोर है। क्राटोस ने उसे याद दिलाया कि वो डीमन लॉर्ड है और उसे अपनी हद में रहना चाहिए, लेकिन ज़ेफोस अपनी बात जारी रखता रहा। क्राटातेस ने सोचा कि आखिर वो डर क्यों नहीं रहा। तभी ज़ेफोस ने उसे बताया कि पिछले डीमन लॉर्ड्स और यहाँ तक कि खुद क्रेटोस ने भी पहले उस भूमि में खेती करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ के कठोर और चरम तापमान के कारण कुछ भी नहीं उगा था। क्रेटोस ने माना कि यह मृत भूमि है, लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा कि उसकी वर्तमान क्षमताओं से यह भूमि उपजाऊ बनाई जा सकती है। असल में क्राटोस को खेती से नफरत थी, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी। जब क्राटोस ने जमीन खोदना शुरू किया तो ज़ेफोस पूरी तरह से भ्रमित था। सबसे मजेदार बात ये थी कि क्राटोस ने मिट्टी खा ली। ज़ेफोस ने टिप्पणी की, ये डीमन लॉर्ड तो अजीब है जो भिखारी बनकर मिट्टी खा रहा है। फिर उसने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। क्राटोस ने गुस्से
में कहा, लिखना बंद कर। लेकिन ज़ेफोस ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। डीमन लॉर्ड के इतिहास को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। इसके बाद उसने नोट किया कि डीमन लॉर्ड की याददाश्त अब निश्चित रूप से पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। क्राटोस उसे सच में एक सिरदर्द मानने लगा। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि मिट्टी में कोई पोषक तत्व नहीं है और उसमें बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। हालांकि ये वायुमंडल में 78% मौजूद है, लेकिन पौधे इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु ठोस त्रिअणु बंधन ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं, जो इसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए लगभग असंभव बना देता है। इसीलिए मानवता ने रासायनिक इंजीनियरिंग के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस विकसित की, जिससे खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। लेकिन इस भूमि पर इस तकनीक का उपयोग करना असंभव था क्योंकि खेती के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे। फिर क्राटोस ने प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के बारे में सोचा, बिजली का उपयोग। बिजली के उच्च वोल्टेज से नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होकर नाइट्राइट बनता है, जो फिर बारिश के पानी के साथ मिलकर मिट्टी में अवशोषित हो जाता है। डीमन लॉर्ड क्राटोस की मुख्य तकनीक थी ब्लडी स्ट्राइक। उसने अपना हाथ खरोंचा जिससे खून बहने लगा। यह तकनीक बिजली और नमी दोनों को एक साथ उत्पन्न करती थी। यह तकनीक खास तौर पर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बनाई गई थी। क्रेटोस ने ज़ेफोस से कहा कि वो पीछे हट जाए। उसने अपना हाथ खरोंचा। ये बहुत दर्दनाक है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले पागल डीमन लॉर्ड्स ने ये तकनीक हर बार इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल की थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा था। चारों महान राक्षसी जनरल्स, वे सभी उसे घूर रहे थे और उनकी आंखों में संदेह झलक रहा था। वे सोच रहे थे कि वो कमजोर हो चुका है। क्राटोस यह देखकर चौंक गया। ज़ेफोस ने तुरंत कहा, आप 100% कमजोर हो चुके हैं। यह सुनकर क्रेटोस को लगा कि ज़ेफोस वास्तव में एक हत्यारा है जो उसे उकसाकर मार डालने की योजना बना रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा, ये तो मरने से बेहतर है। उसने अपना हाथ और जोर से खरोंचा और खून से ब्लडी स्ट्राइक का उपयोग किया। लेकिन जब उसने ये चाल चलाई, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ खून बह रहा था और दर्द असहनीय हो गया था। उसी समय चारों महान राक्षसी जनरल्स उसके पास आ गए। उन्होंने पूछा, क्या आप बीमार हैं? इन लोगों ने तो अपनी खूनी आभा मर्डरस ऑरा तक नहीं छोड़ी। इस बीच एजेड किमची विशाल भूमि को देख रहा था। उसे अपने पिछले जीवन की कुछ हल्की यादें थीं। उसने अपना जीवन 10 से अधिक बार जिया था और अब वो कहीं जा रहा था। वो वहाँ किसी समन्स ड्यूटी के कारण पहुंचा था, लेकिन अब वो आह्वान गायब हो चुका था। अब समन ऑफ ड्यूटी कुछ भी नहीं कह रहा था। उसने खुद से सवाल किया, अब मैं किस लिए जी रहा हूँ? वह खुद को बुरा महसूस कर रहा था और उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। वापस अपने MC पर चारों राक्षसी जनरल्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी शिकार को घूरते हैं। अशूरा ने क्राटोस को राक्षसों के नियम की याद दिलाई, जो सबसे ताकतवर होता है वही डीमन लॉर्ड होता है। भीतर से क्राटोस को वे सभी डरावने लग रहे थे, खासकर जब उसे ये पता था कि इनमें से हर एक बेहद ताकतवर है। वो इस समय कोई भी स्किल नहीं चला सकता था। उसने सोचा, क्या मैं अभी मरने वाला हूँ? उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका चेहरा खतरनाक दिख रहा था। अशूरा को लगा कि क्राटोस के शरीर से भारी दबाव, इमेंस प्रेशर निकल रहा है। लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन अशूरा को लगा कि क्राटोस इतनी शक्ति इकट्ठा कर रहा है कि उसका शरीर कांपने लगा है। लेकिन अशूरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने क्राटोस से पूछा, क्या तुम इस हालत में हमें हरा सकते हो? लेकिन जब उसने अपने पीछे देखा तो बाकी के 3 जनरल्स पहले ही पेड़ के पीछे छिप चुके थे। अशूरा अवाक रह गया। इनको धोखा देने में 1 मिनट भी नहीं लगा। उनकी योजना थी कि पहले देखेंगे कि लड़ाई कैसे चलती है और अगर मौका मिला तो वे भी शामिल हो जाएंगे। अशूरा को पसीना आने लगा। उसने मन में उन्हें नीच कमीने कहा, लेकिन वे राक्षस हैं तो निश्चित रूप से वे दुष्ट होंगे ही। इस बीच ज़ेफोस ने घोषणा की, राक्षसों की प्राचीन परंपरा के अनुसार सभी लड़ाइयां मौत तक लड़ी जाती हैं। यहाँ हार मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो लड़ाई शुरू करने का संकेत देने ही वाला था कि अशूरा चिल्लाया, रुको। क्रेटोस यकीन नहीं कर पा रहा था कि ज़ेफोस ने इतनी जल्दी लड़ाई की व्यवस्था कर दी। अशूरा ने खुद से कहा कि उसे डरना नहीं चाहिए। मैं ये लड़ाई जीत सकता हूँ क्योंकि डीमन लॉर्ड कमजोर हो चुका है। इस बीच क्रेटोस अंदर ही अंदर घबरा रहा था। अब मैं क्या करूँ? हाल ही में उसने अपनी ताकत की परीक्षा ली थी। डीमन लॉर्ड को बहुत ताकतवर होना चाहिए था, लेकिन वो जानता था कि वो इतना ताकतवर नहीं है। मैं मजबूत हूँ, लेकिन इतनी ताकत नहीं कि घमंड कर सकूं। अशूरा ने क्राटोस पर हमला किया। क्राटोस ने ये मूवमेंट खेल गेम में पहले भी देखा था। ये या तो थ्रस्ट होगा या स्लैश। उसे यकीन था कि वो इस हमले को नहीं टाल पाएगा, लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद एक तरफ हिल गया। वो हैरान रह गया, मैंने इसे कैसे चकमा दिया? फिर उसने देखा कि अशूरा का बायां पैर बाहर की ओर झुका हुआ था, तो इसका मतलब है कि अगला हमला थ्रस्ट होगा। फिर उसे एहसास हुआ, ये तो बिल्कुल वही मूवमेंट है जो खेल में था। अशूरा ने गुस्से में जीभ चटकाई। हारोक ने सर्जी से पूछा, तुमने देखा जब क्राटोस ने हमला चकमा दिया तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी? उसने इसे इस तरह व्याख्या की, क्राटोस अभी काउंटर अटैक करने वाला है और अशूरा का हाथ फाड़ देगा। सर्जी ने सवाल किया, तो फिर क्राटोस ने ऐसा किया क्यों नहीं? उसने सुझाव दिया कि उन्हें अभी और इंतजार करना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। अशूरा ने फिर से हमला किया, लेकिन क्राटोस ने उसे फिर चकमा दे दिया। अब क्राटोस पूरी तरह भ्रमित था। आखिर हो क्या रहा है? उसने एक और
और चीज नोट की, अशूरा की हर एक चाल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी खेल में थी। जब उसने अशूरा से पहली बार खेल में मुलाकात की थी तो वो पूरी तरह चौंक गया था। अशूरा तेज था, वो धोखे से वार करता था और असामान्य गति से हमला करता था। उसके पास हमलों की एक विशाल श्रृंखला थी। लेकिन जब क्रेटोस ने उससे पहली बार युद्ध किया था तो वो उससे 1 बार, फिर 3 बार, फिर 10 बार हार गया। 128वीं बार प्रयास करने के बाद वो पहली बार उसे हरा सका, लेकिन उसके बाद के 19 प्लेथ्रूज में उसने अशूरा को पूरी तरह मूर्ख बना दिया था। वो बिना एक भी वार खाए उसे हरा सकता था। अब अशूरा ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्रेटोस को पूरा भरोसा हो चुका था, अब अशूरा का कोई भी हमला मुझ पर नहीं लगने वाला। अन्य जनरलों ने उसकी आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति देखी और वे सभी कांप उठे। अशूरा लगातार उस पर हमला कर रहा था, लेकिन क्रेटोस ने उसे आसानी से चकमा दे दिया। जनरल ने देखा कि क्रेटोस इसका आनंद ले रहा है। वह अशूरा की कमजोरी पर हंस रहा था और खुद को आनंदित कर रहा था। अशूरा को गुस्सा आ गया, जबकि क्रेटोस को राहत महसूस हुई। हालांकि वो बचाव कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि वो उसे हरा नहीं सकता। लेकिन तभी उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। वो जिस दुनिया में है वो उसी नियमों का पालन करती है जो खेल में लागू होते हैं। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने इस दुनिया का मूल नियम समझ लिया है। जब उसने स्क्रीन देखी तो उसने सोचा कि ये वही संदेशवाहक है जिसे वो अक्सर वेबटून्स में देखता है। स्क्रीन ने दिखाया कि उसने उच्च स्तर की एकाग्रता के साथ दुश्मन के हमलों को चकमा देने में सफलता हासिल कर ली है। इनाम के रूप में गेम सिस्टम का एक हिस्सा जो प्लेबल कैरेक्टर्स द्वारा उपयोग किया जाता है अनलॉक हो गया। टारगेटिंग फंक्शन अनलॉक हो गया। क्राटोस ने देखा कि आरात के सिर पर एक क्रॉस हेयर दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये वही टारगेटिंग है जो विशेष कौशल का उपयोग करने के लिए होती है। उसे इसका मतलब समझ में आ गया। उसने अपने हाथ को फिर से खरोंचा और ब्लडी स्ट्राइक का उपयोग किया। इससे एक ऊर्जा गोला बना जिसने बिजली छोड़ी और एरोट को जोरदार झटका दिया। अन्य जनरल चौंक गए। स्क्रीन पर ये देखने वाले राक्षसों ने क्राटोस के लिए जोर जोर से जयकारे लगाए। अशूरा के सारे कपड़े जल चुके थे और अब वो घुटनों के बल बैठा था। धूल से भरी खांसी करते हुए वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। क्रेटोस को आश्चर्य हुआ कि ब्लडी स्ट्राइक से सीधे मृत्यु होने के बावजूद अशूरा अभी भी जीवित था। यह देखकर वो सतर्क हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अशूरा जल्दी ही अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लेगा। उसने एक और बिजली का हमला किया। उसने यह बार बार किया, इतनी बार कि अन्य जनरल डर से कांप उठे। वे उससे भयभीत हो गए थे, क्योंकि वो अशूरा पर लगातार हमले कर रहा था, इतने भयानक रूप से कि अशूरा मर नहीं रहा था, लेकिन असहनीय पीड़ा झेल रहा था। जबकि वास्तविकता में क्रेटोस उलझन में था कि वो क्या करे, क्योंकि अशूरा मर ही नहीं रहा था। सिस्टम ने क्रेटोस को सूचित किया कि उसने अशूरा के सारे कपड़े फाड़ दिए हैं और अब वो पूरी तरह नग्न है। क्रेटोस इस अजीबोगरीब संदेश से हैरान रह गया, मानो सिस्टम उसे कोई विकृत आदमी समझ रहा हो। उसे सूचित किया गया कि एक नया सिस्टम अनलॉक हो गया है। इन्वेंट्री का आर्मर रिमूवल अनलॉक हो गया। इसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वहाँ कुछ अच्छी कवच आर्मर उपलब्ध है। उसने जांचा और पाया कि वहाँ केवल एक ही कवच था जो वो खुद पहन रहा था। उसे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो अभी के लिए उपयोगी हो सकता था। अब उसने पहले अशूरा से छुटकारा पाने का फैसला किया। हालांकि वो ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था। अशूरा की रिकवरी क्षमता बहुत अधिक थी, इसलिए क्राटोस को उम्मीद थी कि वो निश्चित रूप से कुछ समय बाद फिर से उठ खड़ा होगा। तभी उसने कुछ सोचा, चूंकि अशूरा अभी तक मरा नहीं है तो वो अभी भी उसे टारगेट कर सकता है और बार बार ब्लडी स्ट्राइक्स दाग सकता है। इस तरह वो जमीन में ढेर सारा नाइट्रोजन भर सकता है। उसने खुद को सबसे चतुर व्यक्ति कहा। फिर उसने अन्य 3 जनरल्स को देखा और उम्मीद की कि वे उससे डर रहे होंगे, लेकिन वो इसे परखना चाहता था। उसने सर्जी को बुलाया और आदेश दिया कि वो अशूरा को कसकर बांध दे। सर्जी ने इसे इस तरह समझा कि वो उसे एक नग्न आदमी को कसकर बांधने के लिए कह रहा है, ताकि उसे और अशूरा दोनों को अपमानित किया जा सके। अशूरा को एक क्रॉस से बांध दिया गया। ये था पहला चरण, एक लाइटनिंग रॉड की तैयारी। अशूरा अभी भी बेहोश था जब उसे वहां लटकाया गया। कुछ मिनटों बाद वो जागा और घोषणा की कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसने क्राटोस से कहा कि वो कमजोर हो गया है, क्योंकि वो उसे ब्लडी स्ट्राइक से मार नहीं पाया। अब उसने क्राटोस का सिर काटने का फैसला किया। दूसरा चरण था ब्लडी स्ट्राइक का उपयोग करना, जिससे वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल सकता था। क्राटोस ने हार्क को आदेश दिया कि वो पूरे क्षेत्र को कोहरे से ढक दे। कोहरा इतना घना होना चाहिए कि पानी बहने लगे। हार्क को लगा कि क्रेटोस पूरे स्थान को गीला करना चाहता है, ताकि उसकी बिजली का प्रभाव और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाए। वो क्रेटोस की इस टॉर्चर की क्रिएटिव वे से प्रभावित था। उसने कहा कि उसने अभी कुछ नया सीखा है। यहाँ उसका तीसरा कदम था कोहरे को फैलाना और चौथा कदम था हमला करना और इसे दोहराना। वो बार बार ब्लडी स्ट्राइक करता रहा, यहाँ तक कि उसे खुद को भी चोट पहुंचने लगी। ज़ीफोस ने इसे एक निश्चल चेहरे के साथ देखा, जबकि बाकी जनरल्स ये सब देखकर अभिभूत थे। अशूरा बार बार प्रहार झेल रहा था। क्राटोस खुश था, क्योंकि इस तरह वो जमीन में नाइट्रोजन भर सकता था। उसने सोचा कि इससे उसे एक शानदार फसल मिलेगी, और यह सोचकर वो और भी उत्साहित हो गया। उसने फिर से हमला किया और इस चक्र को सांझ तक दोहराता रहा। आखिरकार हमारे MC ने मिट्टी की जांच की और संतुष्ट हुआ। अब उसे बस इस प्रक्रिया को दोहराते हुए नाइट्रोजन भरते रहना
रहना था। उसका अगला लक्ष्य मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना था। ढीली, एक संयोजी संरचना वाली मिट्टी न तो ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है और न ही पानी को ठीक से निकालने देती है। खेती के लिए टुकड़ों में बंटी हुई दानेदार संरचना वाली मिट्टी आदर्श होती है, इसलिए अब उसे खाद तैयार करनी थी। उसने सभी को एक जरूरी काम करने का आदेश दिया। सब लोग मुझे लाकर दो। जनरल्स ये सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अशूरा को तड़पाकर और ग्रिल करने के बाद क्रेटोस अब चाहता था कि वे अशूरा को से ढंक दें। सभी ने उसे अविश्वसनीय रूप से क्रूर समझा। एक उजली धूप वाली सुबह एजिद किमची जंगल में घूम रहा था। तभी उसने किसी को मदद के लिए पुकारते सुना। वो झाड़ियों की ओर बढ़ा और उन्हें चेक किया। झाड़ियों के पीछे उसने दो आदमियों को देखा जो दावा कर रहे थे कि उन पर गोब्लिन्स के एक समूह ने हमला किया और उन्हें मदद की जरूरत थी। वे इस सहायता के बदले में मुआवजा देने को भी तैयार थे। अगर आप इन दोनों को पहचानते हैं तो आप वाकई गिगाचाद हैं। एजिड किमची के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जिसे देखकर वे दोनों आदमी डर गए। एजिड किमची ने उनसे कहा कि वो कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं है, लेकिन उन दोनों ने उसे बेहद खतरनाक समझ लिया। उसने पूछा कि क्या उनकी टांगें चोटिल हैं। फिर उसने एक नोबल आदमी को अपने कंधे पर एक चावल के बोरे की तरह उठाया और दूसरे आदमी से कहा कि रास्ता दिखाए। जिस आदमी को वो उठा रहा था उसने उसकी ताकत की तारीफ की। फिर उसने खुद को राज असहान बताया और जो उनके पीछे चल रहा था उसे डायोल फ्रंटेरा कहा। इन दोनों के नाम लॉयड और जावियर के संदर्भ में उल्टे रखे गए थे, जो कि गिगाचाद जोड़ी थी। राज ने पूछा, तुम कौन हो? एजिड किमची ने जवाब दिया, यही तो मुझे पता लगाना है। अगर आपने द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर नहीं पढ़ा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं इसे किसी दिन कवर करने की कोशिश करूंगा। कैसल में तीनों जनरल्स मुसीबत में दिख रहे थे। हार्क ने पूछा, हम बस ऐसे ही मल पूप कैसे ला सकते हैं? उसने ये भी पूछा, क्या हमें इसे खुद बनाना होगा? सेर्गी ने गुस्से में चिल्लाया, ये बहुत घिनौना और अजीब है। बाल ने शिकायत की कि उसने काफी समय से कुछ खाया नहीं, इसलिए वो मल नहीं कर सकता। वो जानता था कि सेर्गी भी मल नहीं कर सकती। सेर्गी ने गुस्से से कहा, मेरे मल की बात करना बंद करो। हार्क ने कहा, मान लो कि हम कर भी सकते हैं, तब भी मैं क्राटोस को अपना मल नहीं दूंगा। फिर उसने सुझाव दिया कि वे निचले दर्जे के राक्षसों को पीट पीट कर मल करवाएं। कुछ समय बाद एक डीमन विलेज में एक दानव ने उनसे भीख मांगते हुए कहा, कृपया ऐसा मत करो। बेचारा दानव रोते हुए कहने लगा, अगर तुम सब मुझे घूरते रहोगे तो मैं मल नहीं कर पाऊंगा। कृपया बाहर इंतजार करो। एक सैनिक ने जवाब दिया, पहले भी कई लोगों ने यही कहा, फिर भी वे मल नहीं कर पाए। हार्क ने गुस्से से पूछा, इतनी देर क्यों लग रही है? उसने उस दानव से पुष्टि की, क्या तुम कितना भी जोर लगा लो फिर भी मल नहीं कर सकते? दानव ने दुखी होकर कहा, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। हार्क ने उसका गला पकड़ लिया, अपनी शक्ति छोड़ दी और कहा, शानदार विचार के लिए धन्यवाद। फिर उसने उस दानव पर हमला कर दिया। दानव दर्द में चीख पड़ा, लेकिन तभी बी ने हार्क का हाथ पकड़ लिया। हार्क ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बी ने समझाया, अगर तुमने पेट भेद दिया तो दानव मर जाएगा, इसका मतलब है कोई मल नहीं। फिर उसने सुझाव दिया कि दानवों को ज्यादा खाना खिलाया जाए ताकि वे मल कर सकें। हार्क ने उस दानव को छोड़ दिया और बेल से कहा, तुम्हारे मुंह से ये सुनना बहुत स्मार्ट लगा। फिर उसने धमकी दी, शायद अगर मैं उन्हें बेल का मांस खिलाऊं तो वे मल करना शुरू कर देंगे। बेल लड़ने के लिए तैयार हो गया। दानव पूरी तरह से डर गया। तभी हार्क और बेल एक दूसरे से भिड़ने वाले थे, लेकिन तभी क्रेटोस ने जोर से चिल्लाया और ब्लडी स्ट्राइक किया, जिससे वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। उसने उन पर चिल्लाते हुए कहा, इंसान ही अकेले जानवर नहीं है जो मल कर सकते हैं। वो गुस्से में था और फिर उसने समझाया कि ऐसे मल का कोई फायदा नहीं है जिसमें पोषण मूल्य न हो। उसने कहा, हमें ऐसा मल ढूंढना होगा जो खाद बनाने के लिए उपयोगी हो। जेफोस ने पूछा, खाद क्या होती है? क्रेटोस ने समझाया, यह एक तत्व है जो मिट्टी को पोषक तत्व देता है। आमतौर पर खाद लकड़ी की राख, जंगली घास, मिट्टी, अंडों के छिलकों और मुर्गियों के मल से बनाई जाती है। लकड़ी की राख और जंगली घास के लिए वे उन खाली घरों का उपयोग कर सकते थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, लेकिन समस्या थी अंडों के छिलके और मुर्गियों के मल। फिर उसे कुछ याद आया। उसने जेफोस को अपने इलाके का नक्शा लाने का आदेश दिया। उसने उसे मेज पर फैलाया। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, ये नक्शा वही था जो उसने खेल में देखा था। इसका मतलब था कि वो उन्हें वहीं खोज सकता था। फिर उसने उस जगह का पता लगाया, डीमन सीगल्स का निवास स्थान। गेम में वे हर जगह भरे पड़े हैं। इसका मतलब है कि सीगल्स इंसानों की जमीन से भारी मात्रा में पोषक तत्व अवशोषित कर सकते हैं, फिर वहीं पर मल त्यागते और अंडे देते हैं। क्रेटोस ने सोचा कि ये एक परफेक्ट जगह है। जीफोस ने डीमन लॉर्ड से पूछा कि क्या वो डीमन सीगल्स के मल को इकट्ठा करने का इरादा रखता है। क्राटोस ने जवाब दिया कि जीफोस जल्दी समझ जाता है। जीफोस ने क्रेटोस को सूचित किया कि उस जगह को द क्लिफ फ्रॉम विच वन कैन नॉट रिटर्न कहा जाता है। वहाँ कोई स्थिर पकड़ नहीं है और अगर कोई गिरता है तो वो उग्र लहरों में फंस जाएगा। क्रेटोस ने जवाब दिया कि उसे इतना तो पता है, लेकिन इसकी असली वजह ये थी कि ये जगह खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थित रूप से सुलभ नहीं थी, पर वो पूरी तरह आश्वस्त था कि वो इसे चढ़ सकता है। वे जगह पर पहुंचे। लहरें उग्र थीं और चारों ओर ऊंचे खंभे थे। जनरल्स को समझ नहीं आ रहा था कि डीमन लॉर्ड क्या सोच रहा था। पुराने समय से कई लोग उन सीगल्स का शिकार करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वे सभी लहरों का शिकार बन गए। क्रेटोस ने कहा कि वो चोटी तक चढ़ेगा और नीचे एक थैला फेंकेगा जिसमें मल और अंडों के छिलके होंगे। उसने जनरल्स को हिदायत दी
कि वे इसे जरूर पकड़ें और अगर योजना सफल होती है तो सबको अच्छा भोजन मिलेगा। बाल चुप था। उसे वह डीमन याद आया जिसे हार्क ने गला घोंट दिया था और वे दूसरे कमजोर लोग जो सड़कों पर कुपोषण से पीड़ित थे। चढ़ाई की शुरुआत लहरें बहुत ऊंची थीं। क्रेटोस को अपना 13वां प्ले थ्रू याद आया। उसने वहां पहुंचने के लिए हर तरीका आजमाया था, सैकड़ों बार मरा लेकिन अंततः सफल हुआ। क्राटोस कूदा। जनरल्स और जीफोस ने उसे देखा कराटाते हुए क्योंकि उसने पहले ये कर लिया था, लेकिन सच ये था कि उसने ये पहले ग्लिच का इस्तेमाल करके किया था। उसने चट्टान को इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसमें एक गड्ढा बन गया। जनरल्स और जीफोस ये देखकर दंग रह गए। अचानक क्राटोस ने अपना इन्वेंट्री खोला और अपने सारे कपड़े उतार दिए। जनरल्स और जीफोस ये देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें क्राटोस के शरीर के कुछ हिस्से ही दिख रहे थे, बाल, बाइसेप्स और नितंबट। वे कांपते हुए अपनी हंसी रोक रहे थे। ये वाकई अप्रत्याशित दृश्य था। क्राटोस ने खुद को चट्टान से धक्का दिया क्योंकि उसे अपने शरीर को घुमाना था। सर्गी ने शर्म से अपना चेहरा मोड़ लिया लेकिन फिर भी आंखों के कोने से उसे देखती रही। अब हमें पता चल गया कि सर्गी डीमन लॉर्ड के पी को लेकर उत्सुक है। रोल और इक्विप स्पैमिंग। फिर क्राटोस ने अपने कपड़े वापस पहने और जनरल्स की ओर देखा, लेकिन अब उसका कुछ हिस्सा चट्टान के नीचे छिपा हुआ था जिससे उसका सिर और गर्दन ही दिख रहे थे। सर्गी ने अपना चेहरा घुमा लिया लेकिन आंखें वहीं टिकी रहीं। फिर क्राटोस ने फिर से अपने कपड़े उतार दिए और लुढ़क गया। इससे फिर से उसका नितंब दिखने लगा। फिर उसने लुढ़क कर कपड़े पहने, फिर लुढ़का और कपड़े उतारे, फिर लुढ़का और कपड़े पहने, फिर लुढ़का और फिर से उतारे। हर बार जब वो लुढ़कता उसकी बट फिर से दिख जाती। अंततः जब तक वो लगभग शिखर पर नहीं पहुंच गया वो यही करता रहा। मजेदार बात ये थी कि उसकी बट आखिर तक झलकती रही। अंततः वो पूरी तरह कपड़े पहने हुए आत्मविश्वास से चोटी पर खड़ा था। गेम की दुनिया के नियम। एक दुनिया जहाँ गेम सिस्टम साझा किया जाता है, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री और नक्शे की वो किनारी जहाँ पहुँचना असंभव माना जाता था। क्राटोस ने इन सारी बातों को जोड़कर अपने लिए एक रास्ता बना लिया। क्राटोस ने प्रयोग किया और उसे यकीन हो गया कि यह संभव है। बी ने डेमन लॉर्ड की मदद करने का फैसला किया क्योंकि डेमन लॉर्ड ने कहा था कि वो उन्हें खाना खिलाएगा। जेफोस चिंतित हो गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन बाल पहले ही उसकी ओर दौड़ चुका था। जेफोस की चीख ने क्राटोस का ध्यान आकर्षित किया। बाल कूद पड़ा ताकि वो अपने महामहिम का अनुसरण कर सके। क्राटोस को इस हरकत पर गुस्सा आया। बाल चट्टानों को पकड़ नहीं सका और गिरने लगा, लेकिन सौभाग्य से क्राटोस ने उसे पकड़ लिया। क्राटोस नग्न था, केवल उसका ऊपरी शरीर बोल्डर से बाहर था और वो बाल को पकड़ रहा था। उसे ग्लिच को ट्रिगर करने की जरूरत थी। उसकी बाजुओं की नसें उभर आईं क्योंकि बाल बहुत भारी था और ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ फट जाएगा। वो सोचने लगा कि वो इस आदमी को बचा क्यों रहा है जब बी 4 जनरलों में से एक है और उसके लिए खतरा है। उसने सोचा कि अगर ये आदमी मर जाता तो बेहतर होता। उसने बी से कहा कि उसे बचाने का कोई कारण नहीं है। क्रेटोस ने उसे देखा और एक पुरानी याददाश्त में खो गया जब उसका एक दोस्त मदद मांग रहा था। वह दोस्त रो रहा था क्योंकि प्रोफेसर उसे अपना निबंध सबमिट नहीं करने दे रहा था ताकि वह उसे अपने कार्य का गुलाम बना सके। उसका दोस्त गिड़गिड़ाया कि वो प्रोफेसर से कहे ताकि प्रोफेसर कम से कम उसके निबंध पर एक नजर डाल ले। उसके दोस्त का मानना था कि प्रोफेसर जांगचोल को पसंद करता है क्योंकि वो सबसे अच्छा है, इसलिए उसे लगा कि प्रोफेसर जांगचोल की बात सुनेंगे। वो लड़का एक जूनियर था जो हमेशा क्रेटोस के साथ रहता था क्योंकि वो नंबर 1 गुलाम था। क्रेटोस को लगा कि प्रोफेसर उसकी बात सुन सकते हैं, लेकिन वो डर गया कि कहीं उसकी प्रतिष्ठा न गिर जाए और उसे नुकसान न हो। इसलिए उसने अपने दोस्त से कह दिया कि ये उसका मामला नहीं है और वो चला गया। लेकिन उसे लगा कि शायद वो उसकी मदद कर सकता था। अब वही स्थिति बाल के साथ थी। बाल ने क्राटोस को पकड़ लिया। क्राटोस सोचने लगा कि अगर उसने तब थोड़ा और प्रयास किया होता, अपनी पूरी ताकत झोंक दी होती, अपनी सीमाओं तक जाके कोशिश की होती, तो शायद वो चेहरा जो उसकी यादों में उदास था मुस्कुराता। क्राटोस ने जोर से चिल्लाया और जितनी ताकत थी उतनी लगा दी। उसकी हड्डियां तक चरमराने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और बाल को ऊपर फेंक दिया। बी जमीन से टकरा गया। क्राटोस ने अपना टूटा हुआ हाथ पकड़ा। बी ने कहा कि महामहिम ने उसे बचाया, लेकिन इसकी कीमत खुद को चोटिल करना थी, जबकि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बी ने पूछा क्यों? क्रेटोस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला क्योंकि यह विकल्प अपने साथियों को छोड़कर पछताने से कम दर्दनाक है। यह सुनकर बी कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्राटोस के दिमाग में यह वही था जो उसे अपने जूनियर के लिए करना चाहिए था। उसे अफसोस था कि उसने जरूरतमंद की मदद नहीं की और ये पछतावा उसे इस नए संसार में भी सताता रहा। तभी एक नोटिफिकेशन विंडो प्रकट हुई। उसमें लिखा था कि क्रेटोस ने अभी तक पूरी तरह से डेमन किंग के शरीर के साथ तालमेल नहीं बैठाया है, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके परिणाम स्वरूप उसने 4 जनरलों में से एक बाल की सच्ची कृतज्ञता अर्जित की। इस उपलब्धि के सम्मान में एक नया सिस्टम स्थापित हुआ जिसमें सेना को संतोष और खुशी देने से उसे बड़े पैमाने पर पॉइंट्स मिल सकते हैं। क्रेटोस ने इस बड़े पैमाने के बारे में सोचा और सिस्टम ने उसे बताया कि हैप्पी पॉइंट HP जमा करने का सिस्टम खुल गया है। क्रेटोस ने सोचा कि यह किसी तरह की छूट देने वाला पॉइंट होगा जिससे वो आइसक्रीम खरीद सकेगा। सिस्टम इस बेवकूफी पर नाराज हो गया और चिल्लाया, किस तरह के गेम वर्ल्ड में आइसक्रीम बेची जाती है? हमारा लड़का सिस्टम के जवाब से डर गया क्योंकि सिस्टम उससे संवाद कर सकता था। सिस्टम
सिस्टम ने समझाया कि डेमन आर्मी के हर सैनिक को अगर भरपेट खाना मिलता है और वो खुश होता है तो क्रेटोस को एक हैप्पी पॉइंट मिलेगा। इन पॉइंट्स का उपयोग वो अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए कर सकता है। अभी क्राटोस केवल डेमन लॉर्ड की कुल शक्ति का 20% ही इस्तेमाल कर सकता था। यही कारण था कि वो अपने अधीनस्थों के मुकाबले कमजोर था। सिस्टम ने उसे सभी 5 स्टैट्स बढ़ाने और डेमन लॉर्ड की पूरी 100% शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। क्राटोस ने इस फीचर को आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी स्टैमिना 10% बढ़ाने की कोशिश की। एक प्रॉम्प्ट दिखाई दिया जिसमें कहा गया कि स्टैमिना जोड़ 10% खरीदने के लिए उसे 50 हैप्पी पॉइंट्स चाहिए। ये उसके लिए महंगा था। सिस्टम ने ये भी बताया कि वो अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड कर सकता है। उसकी मौजूदा स्किल ब्लड स्ट्राइक केवल लेवल 1 पर थी और इसे लेवल अप करने के लिए 250 हैप्पी पॉइंट्स चाहिए थे। क्रेटोस समझ गया कि उसे बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए होंगे, लेकिन अगर वो अच्छे से खेती कर सके तो वो बहुत सारे एचपी इकट्ठे कर सकता है और इससे वो सुपर ताकतवर हो जाएगा और उसकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसे एक और चीज मिली, किसी का धन्यवाद। अपने शैतानी मुस्कान के साथ उसने सोचा कि ये एहसास वास्तव में अच्छा था, लेकिन बाल के दृष्टिकोण से उसे लगा कि डेमन लॉर्ड का चेहरा कह रहा है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे फाड़ कर रख देगा, क्योंकि अब वो क्राटोस का ऋणी था। बाल को लगा कि क्राटोस वास्तव में एक क्रूर डेमन लॉर्ड है। उसने उसे किसी दयालुता की वजह से नहीं बचाया। इसके बाद हमारा डेमन लॉर्ड एक विशाल अंडे का खोल लेकर आया और सभी का ध्यान आकर्षित किया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इस अंडे के खोल में मल डालूंगा और इसे फेंक दूंगा, सुनिश्चित करना कि तुम इसे पकड़ लो। तीनों अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दें। डेमन लॉर्ड का अटैक शुरू हो गया। उसने सच में अंडे के खोल को मल से भरकर फेंक दिया। तीनों इतने स्तब्ध थे कि वे इसे चकमा नहीं दे पाए। ये तो मल की बारिश हो रही है। वे अब इसे और सहन नहीं कर सकते थे। इस बीच क्राटोस को लगा कि ये तो बस शुरुआत है। उसने उन्हें पूरी ताकत से खेती करने के लिए कहा। खाद बनाने का पहला चरण था सीगल मल, अंडे के खोल, जले हुए पेड़ की राख और खेत की मिट्टी तैयार करना। इसके बाद इन्हें पीसकर अच्छे से मिलाना था। क्रेटोस ने सर्जी को बुलाया और उसे इन्हें पीसकर मिश्रण तैयार करने का आदेश दिया। सर्जी को विश्वास नहीं हुआ कि डेमन लॉर्ड उससे ये सब करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन चूंकि उसके पास कई हाथ थे, ये काम उसके लिए परफेक्ट था। इससे सर्जी गुस्से में आ गई और चिल्लाई, मैं कोल्ड मोनार्क इससे कहीं ज्यादा की हकदार हूँ। उसने अपने हथियार निकाले और कहा, मेरे हाथ इस तरह की चीजें मिलाने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन फिर वो क्राटोस की तीव्र नजरों से मिली और उसने उसे बताया कि वो उसे एक आसान काम देगा। फिर उसने उस ओर इशारा किया जहाँ आसुरा खड़ा था, जिसका शरीर अब भी बिजली के प्रहार से निकलने वाले धुएं से घिरा था। वहाँ जाओ, बस चुपचाप खड़े रहो, आसान है न? तभी से ठंडी सम्राज्ञी को मल का मिक्सर बना दिया गया। कहा जाता है कि वो अब भी वही कर रही है। अंदर ही अंदर क्राटोस लगभग डर के मारे पेशाब कर बैठा। उसने सोचा कि ये सब बहुत ही गुस्सैल लोग हैं, इसलिए उसे कभी भी अपना पहरा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आया कि वो स्वयं राक्षसों का स्वामी है और उसे हिम्मत और शक्ति के बल पर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद खाद बनाने की दूसरी प्रक्रिया शुरू हुई, पानी डालना। उसने हार्क को बुलाया और उसे हवा में धुंध भरने का आदेश दिया, लेकिन हार्क ने इस फैसले पर सवाल उठाया क्योंकि इससे दुर्गंध और भी असहनीय हो जाएगी। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। तभी क्राटोस ने अपना गुप्त हथियार फिर से प्रकट किया। उसने आसुरा की ओर इशारा किया। कोई भी बिजली का चुंबक नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने तुरंत इधर उधर उड़ते हुए हवा में नमी फैला दी। क्राटोस ने फिर बाल से पूछा कि क्या नमी पर्याप्त थी। बाल ने जवाब दिया कि पानी में भीगने के बाद ये काफी नरम हो गया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि क्राटोस ने कहा था। अंततः खाद बनाने की तीसरी प्रक्रिया शुरू हुई। खाद को किसी सूखी जगह पर रखना और उसे समुद्री पक्षियों के पंखों से बने कंबल से ढकना। लेकिन इसमें एक समस्या थी। क्राटोस जानता था कि इतनी मात्रा में खाद तैयार करना बहुत लंबा समय लेगा। इस विशाल भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसे पर्याप्त खाद चाहिए थी और इसके लिए उसे सभी राक्षसों को काम में लगाना होगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसे कुछ बातें परेशान कर रही थीं, लेकिन चूंकि ये कार्य अब किया ही जाना था, वो राक्षसों के स्वामी की अपनी सत्ता का प्रयोग करेगा। उसी रात कहीं राक्षसों के साम्राज्य में एक लकड़ी का घर दिखा। उसके अंदर 2 राक्षस थे, जिनमें से एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। लेटी हुई राक्षसी एक लड़की थी जिसका नाम फ्लूट था। उसने अपने पिता को पुकारा और उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ? आंखों में आंसू लिए उसने अपने पिता से कहा कि वे उसे ही खा लें। उसके पिता इस विचार से क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वो ऐसी बातें कभी न कहें, लेकिन बच्ची ने जवाब दिया कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। तभी एक दृश्य सामने आया जिसमें एक विशाल राक्षसीकृत जीव एक छोटी लड़की को खाने वाला था। वो लड़की फ्लूट थी। उसने मदद के लिए चीख लगाई। जीव का जबड़ा उसे निगलने ही वाला था कि तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। फ्लूट के पास अपनी माँ को रोकने का समय भी नहीं था क्योंकि वो तुरंत ही निगली जा चुकी थी। वर्तमान समय में लौटते हैं। उसके पिता उससे कह रहे थे, अगर तुम नहीं रहोगी तो मेरे पास जीने का क्या कारण बचेगा? तभी उन्होंने बाहर से कोई आवाज सुनी। ये क्राटोस और उसके साथी थे। फ्लूट के पिता ने जैसे ही राक्षसों के स्वामी को देखा, वे सदमे में आ गए और अपनी आवाज को नियंत्रित नहीं कर सके। क्राटोस ने सोचा कि इस राक्षस में अभी भी इतनी ताकत है कि वो चिल्ला सकता है, इसलिए उसने अपने साथी को आदेश दिया कि उसे पकड़ लिया जाए। फ्लूट के पिता ने विरोध किया
दिया, क्योंकि अगर वो चला गया तो कोई उसकी बेटी की देखभाल नहीं करेगा और उच्च स्तरीय राक्षस उसे खा जाएंगे। फ्लूट अपने पिता को छोड़ने के लिए रोती रही, लेकिन राक्षसों के स्वामी ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्राटोस ने जेफोस से पूछा कि अब तक कितने राक्षस इकट्ठे हुए हैं। जेफोस ने उत्तर दिया, अब हमारे पास 20 राक्षस हैं और हमें अभी भी 30 और की जरूरत है। घर से बाहर निकलने से पहले क्राटोस ने एक बार फिर फ्लूट की ओर देखा। वो अब भी रो रही थी। उसे लगा कि वो फिर से अपने पिता को खो देगी। खेल में फ्लूट को एक उग्र राक्षसी लड़की के रूप में दिखाया गया था और क्राटोस उसे नियंत्रित करते हुए जल्दी जल्दी बटन दबा रहा था। उसके चरित्र ने फ्लूट पर एक तेज प्रहार किया। खेल में मरने से पहले फ्लूट का वही चेहरा था जो वो अभी बना रही थी। ये देखकर क्राटोस को थोड़ा भावनात्मक महसूस हुआ, लेकिन चूंकि वो अब दानव स्वामी था, उसे कठोर रहना पड़ा। घर से निकलते ही उसने आदेश दिया कि राक्षसी जाति में अपने ही लोगों को खाने जैसी अवैध प्रथाएं अब तुरंत बंद होनी चाहिए। उसने जेफोस को शेष राक्षसों को इकट्ठा करने और सभी को खाद बनाने के काम में लगाने का आदेश दिया। अब जब मैं दानव स्वामी हूँ तो इस स्तर की तानाशाही ठीक है, क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। कुछ दिनों बाद देखा गया कि सभी राक्षस खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने हथियारों से खाद को जोतना शुरू कर दिया। फ्लूट के पिता ने इस पर सवाल उठाया, हमने कुछ दिनों से बस अपनी ताकत ही बर्बाद की है। खेती करना कितना मूर्खतापूर्ण लगता है। तभी हमें पता चला कि उसका नाम डेक है। उसके एक साथी ने उसे चेतावनी दी कि वो ऐसे सवाल न पूछे, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन डेक अडिग रहा। उसे यकीन था कि वे वैसे भी मरने वाले हैं, चाहे ये भूमि उपजाऊ हो या न हो, क्योंकि उनके पास यहाँ उगाने के लिए कोई फसल ही नहीं थी। उसी समय क्राटोस प्रकट हुआ और बोला, क्या तुम जानना चाहते हो कि हम क्या उगाएंगे? डेक को एहसास हुआ कि अब वो मुश्किल में पड़ चुका है। दानव स्वामी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। डेक को अंदाजा भी नहीं था कि क्राटोस पहले ही कुछ दिनों पहले इस समस्या का हल ढूंढ चुका था। जब उसे अपने कमांडरों द्वारा चुनौती दी गई थी, तभी उसकी नजर एक बैंगनी फूल पर पड़ी थी। उसे पता था कि यह कुछ ऐसा था जिसे उगाया जा सकता था। फिर वो डेक को उस फूल के सामने ले गया। क्राटोस ने कहा, हम इस फूल की जड़ों को उगाएंगे। बाल और कुछ अन्य किसानों ने इसे पहले ही कई स्थानों से खोद निकाला है। डेक ने माफी मांगी और जवाब दिया, लेकिन इस फूल की जड़ें खाने से भीषण पेट दर्द होता है और ये हमें मार सकता है। दानव स्वामी ने फूल खींचा और कहा, यही हमारे पास है। इस पर किए जा रहे प्रयोग का नतीजा अब तक आ जाना चाहिए। डेक इस प्रयोग की बात सुनकर चौंक गया। तभी क्राटोस ने खुलासा किया, तुम्हारी बेटी को ये खाना चाहिए था। ये सुनते ही डेक का मनोबल टूट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। वो अपनी बेटी की ओर दौड़ा और चिल्लाया, नहीं। डेक ने दरवाजा जोर से बंद किया और फ्लूट को पुकारा। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुछ देखा वो ठिठक गया। फ्लूट अब अपना वजन वापस पा चुकी थी और खुशी खुशी उन जड़ों को खा रही थी। उसने कहा कि अब उसे खाना खाने में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। डेक कांपते हुए उससे पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है, और फ्लूट ने हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि जेफोस और बाल ने भी उसे कल खिलाया था और उसे कोई परेशानी नहीं हुई। तभी क्राटोस वहाँ आया और डेक से पूछा कि क्या अब वो उस पर विश्वास करता है। बहुत समय पहले एक निश्चित भूमि के इंसानों ने भी उस जहरीले पौधे को खाद्य बना लिया था। किसी तरह वे इसे सफलतापूर्वक उगाने में कामयाब रहे और अपनी भूख की समस्या हल कर ली। हमारे एमसी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई और उसने खुलासा किया कि ये पौधा अब आलू के नाम से जाना जाता है। फ्लूट ने क्राटोस का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसे धन्यवाद दिया कि उसने एक तुच्छ दानव के प्रति दयालुता दिखाई। तभी सिस्टम स्क्रीन पर प्रकट हुआ और क्राटोस को बताया कि उसकी दानव सेना का एक हिस्सा खुशी से खाना खा रहा है। आखिरकार उसे अपना पहला हैप्पी पॉइंट मिला। कुल पॉइंट्स में अब जोड़ 1 जुड़ गया। क्राटोस को सिस्टम की ये सूचना उम्मीद नहीं थी। उसने फ्लूट की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देखी। फिर उसे एक पुरानी याद आई जब वो अभी भी गेम खेल रहा था। तब फ्लूट एक मासूम दानव थी जिसे जीवित रहने के लिए सबसे बुरे काम करने पड़ते थे, लेकिन ये सब अब बिल्कुल अलग लग रहा था। क्राटोस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एक दानव प्रभु होने के नाते उसे हमेशा गंभीर दिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराया, किसी ने उसे गलत समझ लिया। उसके अनुयायियों को लगा कि वो सिर्फ फ्लूट को मोटा कर रहा है ताकि बाद में उसे खा सके। वे उसे एक असली दुष्ट दानव प्रभु मान बैठे, लेकिन हकीकत में क्राटोस चाहता था कि वे उसे इसी रूप में देखें। हालांकि असली कहानी इससे कोसों दूर थी। इसके बाद हमें बताया गया कि दानव प्रभु के विशाल क्षेत्र में सबसे गहरी जगह को श्रावण डी अनोर कहा जाता है। यह क्षेत्र 5 भागों में बंटा हुआ है और इसका सबसे गहरा भाग यही है। यहाँ रात में हाड़ कंपाने वाली ठंड और दिन में झुलसाने वाली गर्मी होती है। ये जलवायु एंडीज हाईलैंड्स की याद दिलाती है। पुराने समय में एंडीज में रहने वाले लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था, इसलिए वे जहरीले जंगली आलू खाने लगे। क्या वे सब मर गए? नहीं, इंसानों के पास एक अविश्वसनीय कौशल था। वे जहरीले खाद्य पदार्थों को खाने योग्य बनाने में सक्षम थे और अब वही गुण जूल, अब जिसे क्राटोस के नाम से जाना जाता है, के काम आ रहा था। इसके बाद हम डेक को देखते हैं जो दानव प्रभु को बताता है कि उन्होंने खेत में जड़ों को फैला दिया है। क्राटोस ने बाल को आदेश दिया कि वो इन जड़ों को कुचल दे। बाल तुरंत ऊंचा उछला और इतनी ताकत से कूदा कि जड़ें बुरी तरह चकनाचूर हो गईं। इतना ही नहीं, उसे पूरे दिन यही करते रहना था। क्राटोस ने योजना
योजना बनाई थी कि वे इन जड़ों को 5 रातों तक जमाएंगे, फिर दिन में उन्हें पिघलाकर बाल के मेटेओर स्टॉर्म से कुचलेंगे। इससे आलू के अंदर का जहर बाहर निकलकर भाप बन जाएगा। वे इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर उन्हें सुखाएंगे, फिर हल्का पकाकर सुरक्षित रूप से खाने योग्य बनाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने पर यह भोजन चूनो कहलाएगा। अब हम फिर से क्राटोस के पास आते हैं। उसने ज़ेफोस को खेती करने वाले दस्ते को इकट्ठा करने के लिए कहा जो खाद तैयार कर रहे थे। उसने शैतानी मुस्कान के साथ घोषणा की, स्नैक टाइम हो गया है। क्राटोस को लगा कि दानव इस नए तरह के खाने का आनंद लेंगे। दानव कतार में लग गए क्योंकि भोजन परोसा जाने वाला था, लेकिन उसने सबको बताया कि हर किसी को केवल 2 ही मिलेंगे क्योंकि इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ज़ेफोस ने टिप्पणी की कि अभी भी बहुत सारे आलू बचे हुए हैं और पूछा कि क्या वे और अधिक नहीं बना सकते। क्राटोस ने जवाब दिया कि उसे संदेह है कि पर्याप्त मात्रा में आलू होंगे। अगर वे पूरी दानव सेना को खिलाना चाहते हैं तो ये काफी नहीं होगा। इसके बजाय वो इन बचे हुए आलूओं को फिर से बोने और 1000 गुना बढ़ाने की योजना बना रहा था। कुछ मिनटों बाद चूनो बांटा जाने लगा, लेकिन खेती दस्ते के लोग इस नए भोजन को लेकर झिझक रहे थे, खासकर जब उनके कुछ रिश्तेदार इसी जहर के कारण मर चुके थे। डेक ने फिर से मोर्चा संभाला और उन्हें समझाया कि दानव प्रभु ने पहले ही इस भोजन को बदल दिया है और अब यह सुरक्षित है। इसी बीच एक अजीब हेयर स्टाइल वाला दानव डेरो को मूर्ख कहता है और सभी का ध्यान क्राटोस की ओर दिलाता है। वो कहता है कि ये चालाक दानव प्रभु इतनी आसानी से उन्हें खाना नहीं देगा। शायद वो चाहता है कि वे इसे खाकर मर जाएं। लेकिन डेरो बिना डरे चूनों को अपने मुंह में डालता है। सभी उसे चबाते हुए देखते हैं और फिर वो आराम से इसे निगल जाता है। डेक खुशी के आंसू बहाते हुए चिल्लाता है, दानव प्रभु की जय हो। जब खेती दस्ते ने देखा कि पहला दानव इसे खाकर ठीक है तो वे भी जल्दी से चूनो खाने लगे। फिर वे सभी फिर से क्राटोस के सामने लाइन में लग गए। डेक को इस पर गर्व महसूस हुआ कि दानव प्रभु ने उन्हें वास्तव में सुरक्षित भोजन दिया। इसी बीच अजीब हेयर स्टाइल वाला दानव जोर से नारा लगाने लगा। उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया और चिल्लाए, हाँ क्राटोस। हमारे एमसी को ये नारा पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि इसे बाद में बदलना ही पड़ेगा। इस बीच ज़ेफोस ने क्राटोस की ओर देखा और सोचा कि उनके डीमन लॉर्ड का ये चेहरा ऐसा लगता है मानो उन्हें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि वे इस बंजर भूमि पर खाद्य पदार्थ उगाने में सफल होंगे। उसने ये भी जोड़ा कि शायद क्राटोस वास्तव में भूख से होने वाली त्रासदी को समाप्त कर सकते हैं। तभी सिस्टम फिर से स्क्रीन पर प्रकट हुआ और बताया कि क्राटोस की दानव सेना का एक हिस्सा भोजन करके खुश महसूस कर रहा है। इस बार उन्हें 5 HP मिले क्योंकि उन्होंने अभी 50 खेती दस्ते के सदस्यों को भोजन कराया था। कुल HP अब 51 हो चुका था। हमारे एमसी को ये देखकर मजा आया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि ये अंक की एक अच्छी संख्या है जिससे वो खुद को थोड़ा और मजबूत बना सकता है, लेकिन अभी तक वो ये तय नहीं कर पाया कि सबसे पहले किस चीज को अपग्रेड करे। उसे कोई स्पष्ट विचार नहीं था, इसलिए उसने पहले और अधिक पॉइंट्स इकट्ठा करने के बारे में सोचा। वो बस खाद मिलाने वाले दस्ते और आलू इकट्ठा करने वाले दस्ते में श्रम शक्ति को बांटने के बारे में सोच ही रहा था कि ज़ेफोस ने खेती दस्ते का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस बंदे ने पूरी बस्ती को ये बताने का विचार निकाला कि अब इस भूमि पर भी खाद्य पदार्थ उगाया जा सकता है। उन्होंने ये वादा किया कि जो भी दानव जंगली आलू खोदेंगे उन्हें खाने के वाउचर दिए जाएंगे जिन्हें चूनों के बदले बदला जा सकता है। ये सुनकर खेती दस्ते ने खुशी मनाई, जबकि क्राटोस ज़ेफोस को ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा कि ये दानव जितना स्मार्ट दिखता है उतना ही चालाक भी है। हालांकि यह लड़का परेशान करने वाला है, लेकिन इसकी मदद सबसे ज्यादा काम आती है। इसके साथ ही गांव के दानवों ने पूरे मन से जंगली आलू खोदना शुरू कर दिया। इस बीच खाद मिलाने वाला सेरी और कृत्रिम बारिश पैदा करने वाला हार्क अपने नए काम कर रहे थे और आखिरी में अशूरा था जो अभी भी बंधा हुआ था। क्राटोस बस उसकी फांसी की जगह बदल रहा था ताकि उसे एक सही जगह मिल सके। जैसे ही ये तय हो गया, क्राटोस ने इस अच्छे पुराने बिजली के झटकों को झेलने वाले बंदे पर बिजली गिरानी शुरू कर दी। हमारा एमसी सच में कड़ी मेहनत कर रहा था नाइट्रोजन बनाने में। उसने सोचा कि अब उनके पास पर्याप्त खाद है तो अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। अब उन्हें पूरी भूमि में खाद समान रूप से फैलाने की जरूरत थी, लेकिन जमीन बहुत विशाल थी। खेती दस्ते के लिए जो सिर्फ चूनों के कुछ गोले खाकर जिंदा थे, ये बहुत कठिन काम था। तभी अशूरा ने डीमन लॉर्ड का ध्यान खींचा और कहा, बस अब मुझे मार ही डालो। लेकिन हमारा लड़का क्राटोस बस उसे फिर से जब्त कर देता है। क्राटोस के दिमाग में वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारने वाला था जो भूखे रहने के बावजूद ठीक से काम कर सकता हो। अशूरा की पुनर्जनन क्षमता की वजह से ये फ्री नाइट्रोजन बेबी था। क्राटोस अभी भी अपने विस्तार के समाधान के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि क्या उसके पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं बचा सिवाय मदद का इंतजार करने के। इससे पहले उसने ज़ेफोस को स्टार मास्टर्स से सैनिकों की मांग करने का आदेश दिया था। ज़ेफोस ने पत्र में लिखा, हम आदेश देते हैं कि तुम हमला करना बंद करो और खेती के लिए जितनी संभव हो सके उतनी सेना प्रदान करो। उन्होंने इस पत्र को पूरे स्टार क्षेत्र में भेजा, लेकिन अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया था। क्राटोस को यह अजीब लगा। उसने सोचा कि कहीं मैसेंजर भूख से मर तो नहीं गया इससे पहले कि वो संदेश पहुंचा पाता। अगर वे तुरंत खेती का विस्तार नहीं कर सके तो ये सच में एक बड़ी समस्या बन सकती है। यहाँ तक कि राक्षसों की भूमि में पहले तारे का क्षेत्र, जिसे मृतकों की चट्टान कहा जाता है, एक सेवक
सेवक अपने स्वामी के सामने घुटनों के बल झुका और उसे सूचित किया कि जासूसों के अनुसार डीमन लॉर्ड क्रेटोस वास्तव में खेती शुरू कर चुका है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से ही खाने योग्य भोजन बना लिया है। इस क्षेत्र के स्वामी ने गहरी सांस ली और टिप्पणी की कि क्रेटोस ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उससे डरता है। यह इसलिए था क्योंकि यह आदमी तब और भी ताकतवर हो जाता है जब अधिक से अधिक राक्षस मरते हैं। उसने जोड़ा कि क्रेटोस ने युद्ध रोक दिया और राक्षसों की भूखमरी से मरने की संख्या कम कर दी ताकि उसे नियंत्रित रखा जा सके। ये बूढ़ा आदमी जो ज्यूस की तरह दिखता था, पहले तारे का स्वामी सरूल था। वो मृतकों का पिता के नाम से भी जाना जाता था। यह भी खुलासा हुआ कि इस सेवक ने उन सभी संदेशवाहकों को खत्म कर दिया था जो अन्य तारा क्षेत्रों में भेजे गए थे। सीधे शब्दों में कहें तो केवल वे ही इस खबर से अवगत थे। सरूल अपने विचारों में दृढ़ था, राक्षसों को भूख से मरना चाहिए, केवल तभी वे उसकी खुराक बनेंगे। उसने अपनी सेना के सामने घोषणा की कि वो क्रेटोस को मार डालेगा और डीमन लॉर्ड बन जाएगा। इसके बाद सरूल ने अपने सहायक फिमीर को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। मैं चाहता हूँ कि तुम क्रेटोस द्वारा की गई हर खेती से जुड़ी चीज को नष्ट कर दो। यह एक युद्ध की घोषणा थी और फिमीर इसे लेकर बेहद उत्साहित था। बिजली की छड़ नंबर 1 पर वापस आते हैं वो ठंडी हवा के झोंके से कांप गया। तभी फिमीर प्रकट हुआ। उसने टिप्पणी की कि क्रेटोस बहुत ही निर्दयी है जिसने असुरा को एक जिंदा लाश बना दिया ताकि दूसरों को एक उदाहरण दिया जा सके। फिर फिमीर ने असुरा को आश्वासन दिया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके स्वामी सरूल को उसकी आक्रामकता पसंद है और वो क्रेटोस को मारने के बाद उसे अपना लेगा। इसके बाद फिमीर ने अपने व्यक्तिगत दस्ते को बुलाया जिसमें प्रेत रेत्स शामिल थे। वो जोर से चिल्लाया, इस बंजर भूमि को तबाह कर दो ताकि इसे फिर कभी उपयोग में न लिया जा सके। ये प्रेत एक पल भी बर्बाद किए बिना उत्साहित होकर तबाही मचाने में जुट गए। तभी उनमें से एक प्रेत को खाद मेन्यूर दिखाई दी जो जमीन पर पड़ी थी और फिमीर जो पूरी तरह से अज्ञानी था उसने आदेश दिया कि इस खाद को पूरे क्षेत्र में फैला दिया जाए। वो दिल खोलकर हंसते हुए बोला कि क्रेटोस शायद इसे फिर से इस्तेमाल करना चाहेगा, इसलिए इसे पूरी तरह बिखेर दो। प्रेतों ने इसे इतनी अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दिया कि वहाँ खाद का एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच अशूरा खाली निगाहों से बस इसे देखता रहा और गहरी सांस ली। उसे याद आया कि क्रेटोस ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि खाद को बारीक पीसकर मिट्टी में मिलाना जरूरी है और अभी वही समस्या फिमीर खुद हल कर रहा था बिना यह समझे कि वास्तव में क्या हो रहा है। अशूरा सोचने लगा, आखिर वे लोग यहाँ क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन जब सूरज उगने ही वाला था, एक प्रेत ने टिप्पणी की कि ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन उनके बाकी साथी अभी भी पूरी मेहनत से खाद को मिट्टी में मिला रहे थे। एक आलसी प्रेत ने पूछा कि प्रेत संख्या 2718 आज इतनी मेहनत क्यों कर रहा है जब आमतौर पर ये सबसे ज्यादा आलसी होता था। प्रेत 2718 ने स्वीकार किया कि वो आमतौर पर आलसी था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने तैयार किए गए खेतों की ओर देखा और कहा, जब मैंने हमारी मेहनत को देखा तो मुझे गर्व महसूस हुआ जैसे मैंने कुछ उपयोगी किया हो। ये सुनकर आलसी प्रेत स्तब्ध रह गया। उसने अपनी जीभ क्लिक की और 2718 को मूर्ख कहा, लेकिन अचानक उसने भी खेत जोतना शुरू कर दिया। आज मैं भी मूर्ख बनना चाहता हूँ। किसी ने नहीं सोचा था कि प्रेत भी अपने साथियों से प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। सूरज निकल आया और छिपने का समय न बचा। वे सब सूरज की रोशनी में जलकर मर गए, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उन्होंने खुद को उत्पादक महसूस किया था। पूरे क्षेत्र में काम कर रहे सभी प्रेत अब खत्म हो चुके थे। सिर्फ फिमीर अकेला रह गया था जो रो रहा था। उसने गर्व से कहा कि उसने अपने प्रेतों को सम्मानजनक अंत दिया। अब वो सोच रहा था कि क्रेटोस इस मेहनत को देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगा। इस बीच भंडारण खलिहान स्टोरेज बान में जहाँ आलू पोटेटोज रखे थे, क्रेटोस गहरी सोच में था। उसने कहा कि खेत तैयार करने में जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लग गया। अब वो हजारों आलुओं को देख रहा था जो शांत अवस्था डॉर्मेंट स्टेट में थे। उसने जेफोस को समझाते हुए कहा, जब आलू शांत अवस्था में होते हैं तो वे अंकुरित नहीं होते। अगर हम अभी इन्हें बो दें तो कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति आराम से सो रहा हो और कोई अचानक उसके बाल खींचकर उसे जगा दे। ये आलू भी अचानक उखाड़े जाने के सदमे से अपनी जैविक घड़ी रोक चुके हैं। फिर क्रेटोस ने सोचा कि यदि वो इन्हें 2-3 हफ्ते तक 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखे और फिर अचानक गर्म और अंधेरे स्थान में स्थानांतरित करे तो वे जल्दी अंकुरित हो सकते हैं। उसने ये भी सोचा कि सर्जी इन आलुओं पर अपनी शीत ऊर्जा डाल सकती है, लेकिन वो अभी बहुत गुस्से में थी। हारक भी विकल्प नहीं था क्योंकि अगर दोनों ने एक साथ हमला किया तो वो खुद को बचा नहीं पाएगा। फिर क्रेटोस ने खेती दल फार्मिंग स्क्वाड को आदेश दिया कि वे आलू के सामने व्यायाम करें जिससे वातावरण का तापमान बढ़ जाए, लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा क्योंकि सभी जल्दी थक गए। अब क्रेटोस के पास फिर वही समस्या थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि उन्हें बस खेत पर जाना चाहिए और जो कुछ भी संभव हो वो करना चाहिए। उसने सोचा कि कम से कम मिट्टी में नाइट्रोजन डालने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मिनट बाद क्रेटोस ने पूरी तरह से जुताई की हुई मिट्टी और खाद को घूरते हुए देखा। वो बिल्कुल स्तब्ध था। मिट्टी पूरी तरह से मिल चुकी थी और बदबू पूरे क्षेत्र में भर चुकी थी, जिससे असुरा बेहोश हो गया और एमसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका कि पूरा खेत अब रोपण के लिए तैयार था। उसने सोचा कि ये किस तरह का चमत्कार था। ये मूर्ख जोर से
से हंसा जब उसने देखा कि क्राटोस हैरान था। उसने घोषणा की कि यह एक सफलता थी, लेकिन उसकी हंसी तब बाधित हुई जब उसने अपने पीछे बी की उपस्थिति महसूस की। बी ने उसे सहजता से उठाया और राक्षस स्वामी को दिखाया। उसने कहा कि फिमिर छिपा हुआ था। क्राटोस फिमिर को क्लिफ ऑफ द डेड के एक बॉस के रूप में जानता था। उसने सोचा कि क्या ये आदमी वहाँ समर्थन के रूप में आया था। क्राटोस ने सीधे पूछा कि फिमिर वहाँ क्या कर रहा था, जिससे राक्षस चौंक गया। वो हमारे नायक के सवाल का जवाब देने ही वाला था कि तभी उसे एक घूंसा पड़ गया। ज़ेफोस ने राक्षस स्वामी से पूछा कि वो उसे क्यों मार रहा था। इससे पहले कि फिमिर को जवाब देने का मौका मिलता, क्राटोस ने उसे समझाया कि ऐसा लग रहा था कि ये राक्षस कुछ छिपा रहा था और किसी को पीटना ही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी तरीका है। फिमिर को राक्षस स्वामी से कुछ कम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो कुछ भी न कहने पर अड़ा रहा और तभी हजारों घूंसे उसके चेहरे पर पड़ने लगे। कुछ मिनट बाद हमारा लड़का पहले ही थक चुका था, जबकि फिमिर हिल भी नहीं पा रहा था। फिर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई दिया जिसमें क्राटोस को एचपीएस के बदले अपनी स्टैट्स को अपग्रेड करने का विकल्प मिला। चूंकि उसके पास 51 हॉर्स पावर थे, उसने इसे अपनी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया। हमारे लड़के ने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो फिमिर को और ज्यादा पीट सके। एक और 1000 घूंसे पड़े। क्राटोस वास्तव में राक्षस राजा बनने के योग्य था। अंत में फिमिर ने कबूल कर लिया कि उसने क्या किया था और उन्हें मारने की योजना बनाई थी। अंततः उन्हें पता चला कि सरूल ने ही मदद के लिए भेजे गए अनुरोधों को रोक दिया था। क्राटोस को आखिरकार समझ में आया कि सरूल अधिक राक्षसों के भूख से मरने पर कैसे शक्तिशाली होता है। ज़ेफोस ने टिप्पणी की कि यह एक क्रांति का कार्य था। उसने क्राटोस को सलाह दी कि यह उसका मौका है। यदि वह सरूल को हटा देता है तो वे राक्षस जो अभियान के निलंबन के कारण शिकायत कर रहे थे, इसे एक चेतावनी के रूप में लेंगे। लेकिन क्राटोस के लिए भले ही वो ऐसा करे, राक्षस बस उसे परेशान करते रहेंगे। उसे उनके साथ निपटने के लिए एक निश्चित तरीका चाहिए। इसके अलावा ज़ेफोस ने खुलासा किया कि सरूल को हराना कठिन था। क्राटोस पहले ही जानता था कि सरूल अपने शरीर को भूत जैसा बना सकता है। यहाँ तक कि खेल में भी सरूल क्लिफ ऑफ द डेड में हर जगह था, जो पहले से ही एक जटिल मानचित्र था। इसलिए पूरा स्तर उसके साथ एक लुका छिपी के खेल जैसा था। लेकिन क्राटोस के पास पहले से ही एक समाधान था, ठीक उसी तरह जैसे उसने खेल में सरूल से निपटा था। अगर कीटों को मारना बहुत कठिन हो क्योंकि वे छिपते रहते हैं, तो आपको उन्हें उनके घोंसले से बाहर निकालना होगा। इस बीच हम देखते हैं कि फ्लूट ऊपर की ओर देख रही है क्योंकि वो असुरा के सामने खड़ी थी। यह आदमी सिर्फ उसकी उपस्थिति मात्र से ही गुस्से से भर उठा। फ्लूट ने शर्माते हुए बातचीत शुरू की। उसने अपना सिर झुकाया और असुरा के बलिदान के लिए धन्यवाद दिया। यह उसके कारण था कि अब उनके पास भोजन था और जैसा कि अपेक्षित था, एक अच्छे काम के लिए एक राक्षस का धन्यवाद करना उनके लिए एक गंभीर अपमान था। असुरा क्रोधित हो गया। उसने फ्लूट पर चिल्लाया, यह कहकर कि वो उसे अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। उसने यहाँ तक कि उसे मारने की कसम खा ली, जिससे फ्लूट डरकर भाग गई। गुस्से में असुरा ने घोषणा की, तुम बस इंतजार करो क्राटोस, जिस क्षण मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा, मैं तुम्हें खोजूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन उसका यह क्षण तब बाधित हो गया जब उसने दूरी पर राक्षसों को गाते हुए सुना। उसे दूर से क्राटोस एक बैनर के साथ आता दिखा। जैसे ही चीजें स्पष्ट हुईं, बैनर पर लिखा था, बधाई हो, दूसरा लाइटनिंग रॉड तैनात, और उनके साथ फिमिर भी बंधा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे असुरा। ये लोग गा रहे थे जैसे वे अपने कार्यबल में एक नए सदस्य का स्वागत कर रहे हों। खेती दस्ते में धीरे धीरे और अधिक भर्तियां हो रही थीं। असुरा सोचने लगा कि दूसरा लाइटनिंग रॉड का क्या मतलब था। उसकी आंखें नम हो गईं जब उसे लगा कि अब वो मुक्त हो जाएगा। मुझे अब पूरे दिन और रात एक घूमने वाले मुर्गे की तरह नहीं पकाया जाएगा, उसने सोचा। लेकिन कुछ ही क्षण बाद फिमिर को बस उसके बगल में बांध दिया गया और किसी ने उसे खंभे से हटाने की जहमत नहीं उठाई। क्राटोस ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने ब्लड स्ट्राइक कौशल का उपयोग किया। असुरा पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्राटोस का मतलब था कि अब उनके पास 2 लाइटनिंग रॉड थे। ये लोग अंततः बस अपने भाग्य को स्वीकार कर गए। इसी दौरान सरूल अपने गोले से घटनाओं को देख रहा था। ये बॉस मॉन्स्टर जोर से चिल्लाया क्योंकि उसका शीर्ष सहायक फिमिर आधिकारिक तौर पर नया रोस्टेरी चिकन बन चुका था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।